जय हिंद साथियों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। एक बार आप सभी बताएंगे आप कैसे हैं और सभी साथी मिलकर एक बार इस क्लास को शेयर कर देंगे, जिससे कि हमारे जिन साथियों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है वह भी हमारी क्लास के साथ जुड़ सकें। जैसा कि आप सभी को पता है, कल से हमारे श्री गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई है और गणेश चतुर्थी के ही पावन पर्व पर हम अपनी क्लास का भी श्री गणेश कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है बीएसएफ एचसीएम के लिए यूट्यूब पर अंकित सर ने जुनून बैच की शुरुआत की है। तो जैसा कि हमारे बैच का नाम जुनून बैच है, उसी जुनून के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे होंगे। एक बार आप सभी बताएंगे कैसे हैं। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आशु चौहान, अमित यादव, सभी लोग जुड़ चुके हैं। हम एक बार अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे एग्जाम में आने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और उनका वेटेज कितना कितना है। तो हमारे एग्जाम में मैथ्स 20 नंबर की आएगी, रीजनिंग 20 नंबर की, कंप्यूटर 20 नंबर का, हिंदी 20 नंबर की और क्लर्कल एप्टीट्यूड 20 नंबर का। मैथ्स जो है वो आपको राकेश सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग मनीष सर पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर मैं आपको करा रहा हूँगा, हिंदी आपको नीरज सर पढ़ा रहे हैं और क्लर्कल एप्टीट्यूड जब हमारा कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उसे आगे बढ़ा रहे होंगे। तो सबसे अच्छी जो बात हमारे इस एग्ज़ाम की है वह यह है कि इसके सभी सब्जेक्ट स्कोरिंग हैं और हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि सभी सब्जेक्ट्स का हमारे इसमें जो वेटेज है वह बराबर है। तो हमें सभी सब्जेक्ट्स पर बराबर ध्यान देना होगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी भी सब्जेक्ट्स को छोड़कर चलें। तो इसलिए हमें स्पेशली मैथ्स करते हैं सभी लोग, रीजनिंग करते हैं, हिंदी भी करते हैं। जो बच्चे को सबसे ज़्यादा डर लगता है वह कंप्यूटर से लगता है। तो उसी डर को दूर करने के लिए अंकित सर ने मुझे मौका दिया है जिस पर मैं आपको आगे कर रहा हूँगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं हम पढ़ेंगे क्या, हमारा सिलेबस क्या है और हम कैसे कैसे करके आगे बढ़ रहे होंगे। तो जो हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जैसा कि दिया गया है वह हमारा उसी सिलेबस को आगे लेते हुए प्लस जो अभी वर्तमान में परीक्षाएं पूछी जा रही हैं उन परीक्षाओं में जो पैटर्न पूछा जा रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पहले जो एग्जाम्स होते थे उनमें हम Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट की शॉर्टकीज पूछी जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा लेवल बढ़ा दिया गया है। अब क्या होता है कि आपसे हाई लेवल की शॉर्टकीज F1 F2 से रिलेटेड या वेब ब्राउजर से रिलेटेड शॉर्टकीज पूछता है। तो हम उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ाएंगे। सबसे ज़रूरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वह यह है कि हमें कंप्यूटर से डरना नहीं है ना, और हम कंप्यूटर को छोड़ भी नहीं सकते। सबसे ज़्यादा जो हमें अगर किसी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है तो वह है कंप्यूटर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा कि वो सोचेगा हम 80 नंबर तो अपने सिक्योर कर लेते हैं, कंप्यूटर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी उसकी गलती होगी। हमें जो ध्यान रखना है वह यह रखना है कि कंप्यूटर में आप अगर अच्छे से करेंगे, सीखते हुए चलेंगे, तो आप कंप्यूटर में 20 में से 20 भी स्कोर कर सकते हैं। आप एक उदाहरण से समझिए कि जैसे कंप्यूटर, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कंप्यूटर हमें कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमने उसे बचपन से कभी पढ़ा नहीं है ना, या पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है ज़्यादा, इसलिए हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन हम कंप्यूटर को यहाँ पे पढ़ेंगे, साथ में ही हम कंप्यूटर को सीखेंगे भी। जैसे ही हमारा थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा कम होगा और जैसे ही हम MS ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे या शॉर्टकीज की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे तो हम उन्हें प्रैक्टिकल के तौर पे मैं उन चीज़ों को आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। क्योंकि जो चीज़ हम एक बार सीख जाते हैं वह चीज़ हम फिर कभी नहीं भूलते हैं। जैसे कि हमने बचपन में साइकिल सीखी होती है, तो साइकिल अगर हम 10 साल भी ना चलाएं तो हम उसे नहीं भूलते हैं, लेकिन हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम उसका रिवीजन नहीं करते या जो भी, लेकिन हम उस चीज़ों को सीखते नहीं हैं। तो हम कंप्यूटर में सबसे खास बात यही है इस क्लास की कि हम सीखते हुए और पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर अब हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले हमसे जो पूछा जाएगा वह होगा बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल। हमारा पहला ही चैप्टर है बेसिक्स कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल। तो इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लाभ क्या हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सभी के बारे में हम इसमें जान रहे होंगे। मतलब जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि बेसिक
कंप्यूटर फंडामेंटल्स, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं उन सभी को हम इस चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद आता है आपका सेकंड, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कैसे चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया एक डिफरेंस इंजन आज इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर तक हम कैसे पहुंचे, कैसे हमारी जनरेशंस धीरे धीरे चेंज होती गई, पहली पीढ़ी आई, फिर दूसरी पीढ़ी आई, और आज हम अपनी 5वीं जनरेशंस के कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एंड बेसिक ऑफ विंडोज़। जैसे हम पहले विंडो एक्सपी पे काम करते थे, फिर हम विंडो 7 पर करने लगे, अब विंडो 10 आ चुकी है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जान रहे होंगे। उसके बाद कंप्यूटर एब्रीविएशन। कंप्यूटर एब्रीविएशन क्या है? कंप्यूटर एब्रीविएशन में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं वह आपसे पूछी जाती हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्लस डिजिटल चीज़ों से जितनी भी वो फुल फॉर्म्स हैं वह आपसे पूछी जाती हैं। जैसे कि आपसे एसएमपीएस की फुल फॉर्म पूछ ली, स्विच मोड पावर सप्लाई, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ ली, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या यूपीएस की पूछ ली, इंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, है ना। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे होंगे। और प्लस में जैसे कि एटीएम की फुल फॉर्म हुई, यूपीआई की फुल फॉर्म, इस टाइप की फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछी जा रही हैं, तो वही सब चीज़ हम यहाँ पे देख रहे होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एमएस वर्ड एंड एक्सेल। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी प्रेजेंट की परीक्षाओं में जो पूछे जा रहे हैं वह प्रैक्टिकल, जो हम डेली यूज़ में काम करते हैं उनसे रिलेट करके पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ें कभी करी नहीं है तो वो हमें थोड़ी मुश्किल होता है उन्हें समझने में। तो यही हमारी इस क्लास की खास बात है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा एमएस एक्सेल और वर्ड में और शॉर्ट कीज वगैरह, तो वो सब मैं आपको इस पर करके दिखाऊँगा, है ना, जिससे कि फिर वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। इसके बाद हम शॉर्ट कीज देखेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जो भी हमारी वेब ब्राउज़र से रिलेटेड है या जो भी स्पेशल शॉर्ट कीज है उन सभी को हम देखेंगे। इसके बाद कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, कंप्यूटर से कैसे हम कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट आया, संचार का माध्यम बढ़ा, कम्युनिकेशन करते हैं, वीडियो कॉल वगैरह, ये सब इस चीज़ के बारे में जानेंगे, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, है ना। उसके बाद मिसलिनियस, मिसलिनियस में आपका यह सब आ जाता है कि कंप्यूटर की खोज किसने की, है ना, या फिर कंप्यूटर की खोज किसने की, है ना। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, कहाँ लगा था, है ना, सुपर कंप्यूटर वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हम मिसलिनियस में बाकी जो भी चीज़ें हैं वह इसमें जान रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं, यानी कि अपनी क्लास का श्री गणेश करते हैं पूरे जोश के साथ। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है, अगर है क्या ये कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द का जो अर्थ है वह होता है गणना करना। कैसे? साथ के साथ नोट करते जाएंगे। कंप्यूटर शब्द जो हमारा यह कंप्यूटर शब्द है, यह है लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। तो यह जो कंप्यूट शब्द है इसका क्या अर्थ है? कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। इसीलिए हम कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या गणक कहते हैं। कंप्यूटर शब्द क्या है? कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसीलिए हम कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या गणक कहते हैं। अब गणक या संगणक का क्या अर्थ है? तो संगणक वह मशीन जिसका प्रयोग जटिलतम व सूक्ष्मतम गणनाएं करने में किया जाता है। सूक्ष्मतम गणना। संगणक का क्या अर्थ है? वह मशीन जिसका प्रयोग हम जटिलतम व सूक्ष्मतम गणनाएं करने के लिए करते हैं। जटिलतम सूक्ष्मतम का मतलब
जो कठिन गणनाएं होती हैं, जो कठिन कैलकुलेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, उनके लिए हम संगणक का यूज करते हैं। गणक का क्या अर्थ है? तो वह यंत्र, या हम कह सकते हैं कि गणना करने वाला व्यक्ति या यंत्र, गणना करने वाला व्यक्ति या यंत्र गणक कहलाता है। तो ये हमारा क्लियर हुआ। कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। संगणक, इसे हम हिंदी में संगणक या गणक कहते हैं। और गणना करने वाला व्यक्ति या यंत्र, ठीक ठीक है। और एक चीज हम और याद रखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि हमें लैटिन भाषा की जगह पर ग्रीक भाषा लिखा हुआ मिलता है, लैटिन भाषा ऑप्शन में होता ही नहीं है। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन और लैटिन भाषा, इसे ही हम ग्रीक भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि लैटिन भाषा जो है वह बहुत पहले पुराने समय में यूज होती थी, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए हम इसे ध्यान रखेंगे कि लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा में किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना। इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किया किसने, कंप्यूटर आया कैसे, है ना। तो यह क्वेश्चन हमसे 3 तरह से पूछा जाता है, मतलब अलग अलग तरह से पूछा जाता है। कौन कौन से तरीके हैं कंप्यूटर क्वेश्चन पूछने के इस वाले के? तो सबसे पहले, सबसे ज्यादा जो हमसे पूछा जाता है वह पूछा जाता है कंप्यूटर का आविष्कार। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? दूसरा क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? और तीसरा जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो इन तीनों ही चीजों का अर्थ एक ही है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन और हम नॉर्मली भाषा में पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर की खोज किसने की। तो दरअसल यह क्वेश्चन ही गलत है, कंप्यूटर की खोज नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, मतलब खोज और आविष्कार में अंतर क्या है फिर? तो खोज और आविष्कार में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि हम एक अच्छे लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमें यह डिफरेंस भी पता होना चाहिए। खोज उस चीज की होती है जो पहले से मौजूद होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ब्लैक होल की खोज की गई थी, तो ब्लैक होल क्या पहले से मौजूद नहीं था, उसके बारे में हमें जानकारी बाद में मिली, है ना। लेकिन कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि कंप्यूटर इससे पहले कंप्यूटर जैसी कोई भी चीज नहीं थी, उससे बनाया गया था, तो इसलिए कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि कंप्यूटर की खोज और आविष्कार में क्या डिफरेंस है। अब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर का जनक कौन है? और कंप्यूटर के पिता। तो कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर का जनक और आविष्कार जो है वह किया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। ये जो चार्ल्स बेबेज हैं, इनका जन्म 1791 में व मृत्यु 1871 में हुई थी। चार्ल्स बेबेज का जन्म 1791 में 1871 में हुई थी। अभी हाल ही की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यह जो चार्ल्स बेबेज थे ये किस देश के थे? तो ध्यान रखेंगे यह इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? यह इंग्लैंड के थे, ठीक है। ये जो चार्ल्स बेबेज थे, ये एक गणितज्ञ भी थे, एक फिलोसफर थे, दार्शनिक भी थे, एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, और आविष्कारक इन्वेंटर भी थे, है ना। क्योंकि यह एक गणितज्ञ थे तो इन्हें गणित में बहुत ज़्यादा रुचि थी, और गणित में रुचि होने के कारण इन्हें जो कैलकुलेशंस यह करते थे उनमें इन्हें दिक्कत आती थी। तो उन्हीं कैलकुलेशंस को दूर करने के लिए, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक मशीन बनाई जिसे हम आज कंप्यूटर के नाम पे जानते हैं। लेकिन जो इन्होंने मशीन बनाई थी वो थी डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में
1822 में एक मशीन बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। इस मशीन की खास बात क्या थी, यह क्या करती थी? तो क्योंकि गणना करने के लिए बनाई गई है तो नॉर्मल सी बात है, गणना ही की जाएंगी इससे। लेकिन गणना तो हम लोग भी करते हैं, हम भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, लेकिन इस जो इंजन की खास बात थी, इस मशीन की जो खास बात थी वो यह थी कि यह दशमलव के 20 अंक बाद तक की गणनाएं कर लेती थी, जो नॉर्मल हम लोगों के लिए करना संभव नहीं है। तो इसकी विशेषता हम लिखेंगे कि यह जो डिफरेंस इंजन था यह दशमलव के बाद के 20 अंक तक गणना करने में सक्षम था। यह जो डिफरेंस इंजन था यह दशमलव के बाद के 20 अंकों तक गणना करने में सक्षम था। इसके बाद इन्होंने 1833 में इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन हम कह सकते हैं एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। इसकी क्या खासियत थी? एनालिटिकल इंजन, तो एनालिटिकल इंजन की जो खासियत थी वह यह थी कि जो हमारा डिफरेंस इंजन था वह तो 20 अंकों तक गणना करता था, दशमलव के बाद के 20 अंकों तक, लेकिन जो ये एनालिटिकल इंजन था यह दशमलव के बाद के 50 अंकों तक गणना करने में सक्षम था। क्या था, इसे लिखेंगे दशमलव के बाद के 50 अंकों तक, बाद के 50 अंकों तक गणना करने में सक्षम था। लेकिन हुआ क्या कि पैसों की कमी के कारण, पैसों की तंगी के कारण इनका चार्ल्स बेबेज जी का यह जो आविष्कार था यह अधूरा रह गया। ठीक है, फिर 40 साल बाद चार्ल्स बेबेज के बेटे हेनरी बेबेज ने अपने पिता के इस आविष्कार को पूरा किया। जी है, जो हमारा एनालिटिकल इंजन जो बनाया था चार्ल्स बेबेज जी ने, एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था, इस पर जो प्रोग्रामिंग का काम था, जो प्रोग्रामिंग थी, तो इस पर जो प्रोग्रामिंग थी यह एक महिला थी, एडा लवलेस। उन्होंने चार्ल्स बेबेज के साथ में मिलकर प्रोग्रामिंग का काम इस पे किया था। क्या नाम था उनका? यह जो प्रोग्रामिंग का काम है यह एडा लवलेस नाम की महिला ने किया था। तो यह हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर कौन है, तो उसका आंसर क्या होगा? और यह आपसे पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में कि विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर, विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर।
अलग अलग तरह से पूछ सकता है, विश्व की पहली प्रोग्रामर या विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर, उसका आंसर यही होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, यानी कि अगर हम कंप्यूटर को कम शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर, क्योंकि हम कंप्यूटर में ऐसा है, एक्चुअली में कंप्यूटर की कोई भी ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, कंप्यूटर की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 3 प्रकार की डेफिनेशन से कंप्यूटर समझाऊंगा। क्योंकि 3 डेफिनेशन क्यों? क्योंकि तीनों प्रकार की डेफिनेशन से आपसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और सीधा सीधा उस डेफिनेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए मैं आपको 3 डेफिनेशन बताऊंगा। पहली डेफिनेशन क्या होगी कंप्यूटर की? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय व तार्किक गणनाएं करती है, तार्किक गणनाएं करती है। तो इसी डेफिनेशन से आपसे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे कैसे? पहले तो क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय व तार्किक गणनाएं करती है। अब गणितीय और तार्किक गणनाएं कौन सी होती हैं? तो हमारी गणितीय गणनाएं जो होती हैं वह होती हैं प्लस माइनस इजिकल टू और डिवाइड। और तार्किक गणनाएं कौन सी होती हैं? तो आपकी तार्किक गणनाएं होती हैं इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इजगल टू, नॉट इजगल टू। यह आपकी तार्किक गणनाएं होती हैं। अब इस डेफिनेशन से किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बनता है एग्जाम्स में, कैसे पूछता है? तो वह सीधा सीधा पूछ लेगा कंप्यूटर एक किस प्रकार की डिवाइस है। 4 आपको ऑप्शन दे देगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मानव डिवाइस है ना, या विद्युत डिवाइस है। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें हमारा सीधा सीधा आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर किस प्रकार की गणनाएं करता है। तो कंप्यूटर गणितीय व तार्किक गणनाएं करता है, गणितीय व तार्किक गणनाएं करता है। 4 ऑप्शन देगा, कंप्यूटर किस प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम होता है। 4 ऑप्शन होंगे, तार्किक गणनाएं करने में सक्षम होता है, गणितीय गणनाएं करने में सक्षम होता है, तार्किक व गणितीय दोनों गणनाएं करने में सक्षम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता लग ही चुका है कि कंप्यूटर हमारा तार्किक व गणितीय दोनों प्रकार की गणनाएं करता है। अब हम अपनी दूसरी डेफिनेशन पर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को ग्रहण करता है व उसकी प्रोसेसिंग कर बहुत ही कम समय में
कम समय में बिना किसी त्रुटि के बिना किसी त्रुटि के बिना किसी त्रुटि के हमें आउटपुट प्रदान करता है। आउटपुट यानी कि परिणाम प्रदान करता है। परिणाम प्रदान करता है। निर्देश को हम इनपुट भी कहते हैं। निर्देश यानी कि इनपुट। इनपुट तो साधारण शब्दों में कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस जो हम उसे करने को कहते हैं कंप्यूटर को, उन्हें ग्रहण करता है, उनकी प्रोसेसिंग करता है और बहुत ही कम समय में मतलब सेकंड्स में उसका परिणाम हमें दे देता है। इसमें सीधे सीधा इस डेफिनेशन से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? पहला तो वही कि कंप्यूटर क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या ग्रहण करता है? तो कंप्यूटर निर्देशों को ग्रहण करता है व उनकी प्रोसेसिंग कर क्या प्रदान करता है? तो हमें आउटपुट प्रदान करता है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम अपनी तीसरी डेफिनेशन की ओर बढ़ रहे होंगे। तीसरी डेफिनेशन हमारी होगी कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। क्योंकि यह प्रक्रिया जो होती है वह कंप्यूटर के द्वारा होती है, इसीलिए इसे कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा होती है, इसीलिए इसे क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। यह जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है इसे हम शॉर्ट में ईडीपी लिखते हैं। ईडीपी। अब हम जानेंगे इस डेफिनेशन से किस प्रकार हमारी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। क्या करता है? क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर डाटा को किस में परिवर्तित करता है, तो उसका उत्तर होगा सूचना में परिवर्तित करता है ना। या अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि कंप्यूटर किस चीज को सूचना में परिवर्तित करता है, तो उसका उत्तर होगा डाटा को। ठीक है। आपसे सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वह यह पूछी जाती है कि ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ईडीपी की फुल फॉर्म। तो अभी तक हम क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट हम पढ़ रहे होते तो हम देखते कि ईडीपी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है, लेकिन यहां पर हमने डेफिनेशन के साथ समझा क्यों है, तो अब हम इसे नहीं भूलेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर इन्हीं डेफिनेशंस को मैं शॉर्ट में अगर समझाने की कोशिश करूं तो वो क्या होगी? जैसे कि यह इनपुट, हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, उसकी प्रोसेसिंग हुई,
और यहाँ पर हमें आउटपुट प्राप्त। फिर हम एक बार समझेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट क्या है? इनपुट जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जो हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं कि यह काम करो, वही इनपुट होता है। और जब उसकी प्रोसेसिंग होकर वह काम हो जाता है, वह हमारा आउटपुट होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कंप्यूटर का इनपुट दिया कि 199 इंटू थ्री, 199 इंटू थ्री मैंने यहाँ इनपुट दिया, और यहाँ पर मुझे कंप्यूटर इसका परिणाम दे देगा, यानी कि आउटपुट दे देगा कि 597। तो ये जो यहाँ से 193 इंटू थ्री मैंने कंप्यूटर को करने को कहा था, आदेश जो दिया था, और उसका रिजल्ट, तो यह जो प्रक्रिया होती है इनपुट से आउटपुट के बीच में, यह जो प्रोसेस की प्रक्रिया होती है, यह बहुत ही कम होती है। यानी कि कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, लाखों, है ना। तो ये हमारी इनपुट प्रोसेस आउटपुट हो गई। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन जो हमने करी थी, इनपुट को ग्रहण करता है, उसकी प्रोसेसिंग कर आउटपुट प्रदान करता है। इसी तरह से हमारी जो तीसरी डेफिनेशन थी, डाटा प्रोसेस और इंफॉर्मेशन। तो डाटा क्या होते हैं? डाटा और इनपुट लगभग एक चीज होती है, और इंफॉर्मेशन और आउटपुट लगभग एक चीज होती है। कैसे हम जानेंगे? डाटा क्या होता है? डाटा हमारे होते हैं कच्चे तथ्य, कच्चे तथ्य, और इंफॉर्मेशन हमारी होती है पक्के तथ्य। इंफॉर्मेशन हमारी होती है पक्के तथ्य। अब ये कच्चे तथ्य और पक्के तथ्य का क्या मतलब है, वह हम जानेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास किसी कॉलेज की किसी बच्चे की मार्कशीट के नंबर्स हैं, है ना। तो वो मेरे पास अभी क्या है, सिर्फ एक आंकड़े के रूप में है। जैसे मान लीजिए उसे मैथ में 25 नंबर मिले, और इंग्लिश में उसे 23 नंबर मिले, है ना, और हिंदी में मान लीजिए उसे 20 नंबर मिले। ठीक है, ये हमारे पास अभी क्या है, एक कच्चे आंकड़ों के रूप में है। लेकिन जब हम इसे कंप्यूटर में डाटा हम देंगे कंप्यूटर को, तो वह इसकी प्रोसेसिंग करके क्या करेगा कि हमें एक एज अ मार्कशीट पूरी टेबल के तौर पे प्रॉपर तरह से उस चीज को हमें शो करा देगा। तो वही यह जो डाटा से इंफॉर्मेशन तक की प्रक्रिया है वह है ना। और ये हमारे कच्चे तथ्य हैं और यह हमारे पक्के तथ्य हैं। अब हम जानेंगे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, यानी कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है ना। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज। कंप्यूटर हमारा इन चार चीजों पर कार्य करता है। मतलब हम कंप्यूटर को कुछ कार्य करने के लिए देते हैं, उसे इनपुट देते हैं, वह उसकी प्रोसेसिंग करता है, फिर हमें आउटपुट प्राप्त होता है, और जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वह उसे अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। तो कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, कंप्यूटर कार्य करने की प्रणाली ये है ना। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, पहली जो कंप्यूटर की विशेषता है वह है गति, यानी कि स्पीड। सर
आपसे आपके कमेंट देख के कुछ बातें करने आया हूँ, तो वो बातें सुनना ध्यान से। वो बातें क्या हैं, तो आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखा, एक कमेंट जो इशू आया है वो आया है कि इंग्लिश में लिखें। तो दरअसल में देखो, सर ने जो कंप्यूटर है वो ऑफलाइन पढ़ाया है, खूब बच्चों को सिखाया है, ऑफलाइन सेंटर इन्होंने चलाया, सिर्फ कंप्यूटर के लिए चलाया है, कंप्यूटर सिखाने के लिए। और इवन मैं आपको बताऊं कि जब मैं कंप्यूटर की क्लास लेता हूं, कि जैसे मैं कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूं, मुझे बहुत अच्छा कंप्यूटर नहीं आता, अगर मैं तुम्हें वास्तविकता बताऊं, मैं सर से काफ़ी चीज़ें सीखता हूं। हमारे स्टाफ में बहुत दिन से ये लोग जुड़े हुए हैं। तो शिवम सर के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब पहली क्लास होती है ना ऑनलाइन, आप मेरी पहली क्लास देखो, यूट्यूब पे ही पड़ी हुई है भैया, पैर कांप जाते हैं इसमें। तो पहली क्लास का जो ये एक्सपीरियंस है, इसमें आप देख रहे होगे, सर आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन प्यारे बच्चे आप चिंता ना करें, आज की क्लास है, कल से सर आपके साथ शायद बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो लगभग मतलब कॉमन वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश हिंदी बराबर है। तो सर इसके लिए क्या करेंगे, आपको ये वर्ड्स इंग्लिश में ले आएंगे, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो पहली क्लास भैया ऐसी होती है, सीधी सी बात ये है, किसी की भी हो, आप पहली क्लास लेते, मेरी पहली क्लास ऐसी थी। इवन इस यूट्यूब के जगत में कोई भी टीचर ऑनलाइन जब पढ़ाना है, उसकी हर किसी व्यक्ति की पहली क्लास ऐसी ही थी। तो बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा था, पढ़ाने में किसी बच्चे को इशू नहीं है, सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, और समझने और समझाने की बात पे किसी बच्चे का कोई कमेंट नहीं है। छोटा सा इशू है इंग्लिश वाला, वो कल से दूर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सर का बहुत अच्छा सहयोग करें और इनका जो हौसला है वो बढ़ाओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि बेकार की बातें करके आप सर का हौसला अगर गिराते हैं, तो पहली क्लास के बाद में फैमिलियर हो जाएंगे आप लोगों के साथ में, और आप खुद ये बोलोगे कि भैया तुमसे बहुत अच्छा कंप्यूटर इन्होंने पढ़ाया है, और ये झंडे गाड़ देंगे कंप्यूटर में, आप लोग देख लेना इस बात को। दूसरा विषय, जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया आपने जो कंप्यूटर पढ़ाया था वो एनफ है, अगर किसी ने वो पढ़ लिया है तो वो एनफ है, यूट्यूब पे ही पढ़ी हुई हैं, 43 क्लास हैं कंप्यूटर की, मैंने पढ़ा रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। बाकी क्योंकि वो पुराना हो चुका है, आप देखो सर आपको बहुत नई चीज़ें देने वाले हैं, आप सर के साथ हो जाए, बस मजबूती के साथ में एक बार थम्स अप कर देंगे। और ये जो चीज़ें जैसे मैं कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ ना, पहली क्लास में बिल्कुल नहीं था, ये आज है, तो यही सर में देखने को आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगा, ठीक है। कुछ दिन बाद क्या मतलब, 1-2 दिन में ये फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया झंडे गाड़ देंगे। तो बीएसएफ वालों, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा विश्वास है, और मेरे द्वारा अगर आपको कोई चीज़ प्रोसीड की गई है कि हाँ सर पढ़ाएंगे, तो समझ लेना तुम एक जबरदस्त निर्णय है जो आप ही के लिए, आपके भविष्य के लिए लिया गया है और बहुत जरूरी है। तो सहयोग करें प्लीज, रिक्वेस्ट है। थैंक यू। ठीक है सर, बढ़िया पढ़ाओ, अच्छा पढ़ा रहे हो जी। जी, धन्यवाद नवीन सर का, सबसे पहले तो जो उन्होंने आकर हमारा हौसला बढ़ाया। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, और जो भी ये इंग्लिश की बात है, तो मोस्टली चीज़ें मैं आपको इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, जैसे कि गति, स्पीड, लेकिन हिंदी में बच्चों को जब मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाऊँगा तो आप ही लोगों के कमेंट होंगे कि सर इंग्लिश में हमें समझ नहीं आ रहा, या हमें इंग्लिश आती नहीं है, इसलिए आप इन्हें हिंदी में भी बताइए। तो मैं जानता हूं कि कंप्यूटर इंग्लिश में ही पूरा होता है और इंग्लिश में ही हम उसे यूज़ भी करते हैं, लेकिन फिर बच्चे कमेंट करते हैं कि इसे हिंदी में भी बताइए, तो मैं दोनों चीज़ों को लेकर अब चलूंगा, है ना। तो सबसे पहली जो हमारी विशेषता है वह है, कंप्यूटर की जो पहली विशेषता है वह है स्पीड। दूसरी जो विशेषता है वह होती है त्रुटिहीनता। त्रुटिहीनता यानी कि एक्यूरेसी। तीसरी जो इसकी हम कह सकते हैं विशेषता होती है, वह होती है स्टोरेज। ठीक है। चौथी जो इसकी विशेषता होती है वह होती है आपकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। है ना। इसमें मैं आपको विशेषताएं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो कंप्यूटर है वह 20 नंबर का आने वाला है, और 20 नंबर में ऐसा नहीं है कि सभी के सभी प्रश्न कठिन पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न सरल भी पूछे जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि बच्चा कठिन की तरफ ज़्यादा भागता है और वह उसी गलती में सरल प्रश्नों को छोड़ देता है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। हमारा इससे सीधा सीधा प्रश्न बनता है, और आपके ही प्रीवियस ईयर में, बीएसएफ एचसीएम के ही प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। 3 आपको विशेषताएं दे देगा और एक इसकी कमी दे देगा, और उसमें हमें पहचानना होगा कि कौन सी कंप्यूटर की विशेषता
नहीं है ना। तो हम उन सभी चीजों को जान रहे होंगे। गति, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करने में सक्षम होता है। एक सेकंड में लाखों गणनाएं। दूसरी जो इसकी खास बात है कंप्यूटर की, वह होती है कि एक्यूरेसी। कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता। आप कहेंगे नहीं सर, कंप्यूटर से हम मतलब जब काम करते हैं तो नॉर्मली कंप्यूटर में गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि हमने कंप्यूटर की स्पेलिंग लिखी, COMPUTOR कर दी हमने, तो कंप्यूटर में वो हमें COMPUTOR ही दिखाता है। तो एक्चुअल में वह जो गलती है वह कंप्यूटर ने नहीं की है, वह गलती आपने की है। क्योंकि कंप्यूटर के पास खुद की बुद्धि नहीं होती, वह सिर्फ उतना काम करता है जितना कि हम उसे बोलते हैं, जितना कि हम उसे निर्देश देते हैं, है ना। तो कंप्यूटर खुद से कभी भी कोई गलती नहीं करता। मतलब आप समझिए कितना अच्छा इंसान है कि आप जो भी उससे कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं तो वो गलत कर रहा है, सही कह रहे हैं तो सही कर रहा है, तो इससे अच्छी क्या ही बात होगी, है ना। तो कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता, कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। जो भी गलती करता है वह उसे चलाने वाला यूजर या सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, उसकी वजह से हो जाती है। अदरवाइज कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता है। इसके बाद हम देखेंगे स्टोरेज। स्टोरेज तो कंप्यूटर की जो स्टोर करने की क्षमता होती है वह बहुत अधिक होती है। कैसे अधिक होती है? आपने देखा होगा, हम लोग नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग अपनी शादी की कैसेट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे स्टोर करके रख लेते हैं। इसकी जो खास बात है वह यह है कि हम उन्हें कभी भी, हम जो काम आज कर रहे हैं उसे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 10 साल बाद कभी भी हम उसे पा सकते हैं वापस। और बहुत सारा डाटा, मतलब अलग अलग हार्ड डिस्क वगैरह आती हैं उसके लिए, लेकिन काफ़ी इनफ डाटा, जो अगर हम किसी काम को, जैसे रजिस्टर में हम अटेंडेंस लगाते हैं, है ना, तो उसके लिए हमें एक अलग रजिस्टर बनाना पड़ता है। हम कोई और कार्य करते हैं, हमें अलग अलग बुक्स नोटबुक बनानी पड़ती हैं अपने नोट्स के लिए। लेकिन आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि वही सब चीज़ें कितनी सीमित जगह में आ जाती हैं। तो इसकी एक सबसे खास बात यह भी है कि स्टोरेज क्षमता अधिक है। स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। इसके बाद कार्य करने की क्षमता। तो कंप्यूटर की जो कार्य करने की क्षमता है वह बहुत अधिक होती है। अगर आप या मैं किसी काम को करने बैठे तो हम, आपने देखा होगा कि 1 या 2 घंटे में ही थक जाते हैं। अगर हमें कुछ चीज़ पढ़नी है तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं हम लोग। लेकिन अगर हम किसी काम को करने बैठते हैं तो 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, बहुत से बहुत 12 घंटे, कोई जिद पर ही आ जाए तो 16 घंटे, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे शरीर की कार्य करने की क्षमता नहीं है। लेकिन कंप्यूटर की जो खास बात होती है वह यही होती है कि कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके, बिना अपनी एक्यूरेसी में कमी लाए 1 दिन, 2 दिन, हफ्तों, महीनों तक कार्य कर सकता है ना। तो कंप्यूटर की कार्य क्षमता बिना रुके कार्य करना। और खास बात यह है कि बिना रुके कार्य करना तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं होती है, किसी भी प्रकार की त्रुटि में आपको कमी नहीं मिलेगी। या ये आप ये कहिए कि मतलब एफिशिएंसी, बिना रुके कार्य, किसी भी प्रकार की आपको कमी नहीं मिलेगी। और हम कह सकते हैं कि इसकी और विशेषताएं क्या होती हैं कि कंप्यूटर बहुउद्देशीय होता है। बहुउद्देशीय, सॉरी, छठी है ये, छठी जो विशेषता है, बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस कैसे? तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर का यूज़ हम लोग अलग अलग चीज़ों में करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, आप कंप्यूटर के माध्यम से ही कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, है ना। और आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, तो इन सभी क्षेत्रों में बहुउद्देशीय कंप्यूटर अलग अलग
चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रक्षा, इसे इंग्लिश में कर लेंगे तो एजुकेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड डिफेंस। तो आप लोग एक बार बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसके बाद हम इसकी जो अगली विशेषता देखते हैं वह देखते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी कंप्यूटर में हम, आप जानते हैं सभी लोग अपने फ़ोन में तो हर कोई ही लॉक लगा कर रखता है, तो उसी तरह से हम कंप्यूटर में भी अपनी प्राइवेसी, गोपनीयता बनाकर रख सकते हैं। हम अपने कंप्यूटर में प्राइवेसी लगा कर रख सकते हैं जिससे कि कोई और हमारे कंप्यूटर को ना छेड़े, है ना। तो गोपनीयता बनाए रखता है, गोपनीयता बनाए रखना, गोपनीयता बनाए रखना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर की लिमिट्स क्या हैं, कंप्यूटर की क्या लिमिट्स हैं, है ना। तो कंप्यूटर की जो सीमाएं हैं वे हैं आपकी, कंप्यूटर सीमित कहां पर जाके हो जाता है। तो सबसे पहली जो इसकी सीमा है वह है बुद्धिहीनता। बुद्धिहीनता कैसे बुद्धिहीनता? तो कंप्यूटर के पास खुद का कोई भी दिमाग नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? तो इसके लिए हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम सभी ने रोबोट मूवी देखी हुई है, और रोबोट मूवी में जो रोबोट था यानी कि चिट्टी था, वह एक क्या था, एज अ कंप्यूटर ही वो होता है ना। तो चिट्टी जो था उसे हम जो भी काम कहते थे वो करता था, उसके पास खुद की बुद्धि नहीं थी। जैसे कि आपने उस मूवी में देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने उससे हाथ पे कट मांगा यानी कि रिश्वत मांगी थी, लेकिन उसने क्या किया, उसके हाथ को काट दिया था, क्योंकि उसके पास क्षमता नहीं है ये सोचने की कि कट का मतलब रिश्वत भी हो सकता है। तो कंप्यूटर के पास खुद की कोई भी बुद्धि नहीं होती है, वह सिर्फ उतना ही कार्य करता है जितना कि हम उसे बताते हैं, है ना। चाहे हम उसे गलत काम करने को कह रहे हैं तो वो उसे गलत ही करेगा, उसके पास खुद की कोई भी बुद्धि नहीं होती। अगर हम उससे 2+2 4 करने के लिए 5 करने के लिए कह रहे हैं तो वो 2+2 हमें 5 दिखाएगा। इसके बाद जो उसकी दूसरी सीमा है बुद्धिहीनता, इसके बाद जो दूसरी सीमा है वह है हमारी कि विद्युत पर निर्भर, विद्युत पर निर्भर। तो विद्युत पर निर्भर कैसे कि कंप्यूटर जो है हमारा वह विद्युत पर निर्भर होता है, मतलब बिना लाइट के कंप्यूटर नहीं चल सकता। आप कहेंगे नहीं सर लैपटॉप तो चल जाता है, लेकिन लैपटॉप में भी तो बैटरी होती है भाई, और लैपटॉप में जो बैटरी होती है वह भी तो आप लाइट से ही चार्ज करते हैं। तो इसलिए विद्युत पर निर्भर भी इसकी एक हम सीमा में से देख सकते हैं। बुद्धिहीनता हमारा हो गया विद्युत पर निर्भरता, हम लिख लेंगे विद्युत पर निर्भरता। इसके बाद हम देखेंगे इससे जो कमी आई है, सॉरी, हाँ, इस एक और जो इससे मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमें फायदे तो बहुत हुए हैं कंप्यूटर के आने के, लेकिन कंप्यूटर के आने से नुकसान क्या हुआ है हमें, तो वह है एक बेरोजगारी बढ़ी है। इससे क्या बढ़ी है? बेरोजगारी। कैसे बढ़ी है? तो हमने देखा होगा पहले जो काम हम 100 लोग करते थे अलग अलग, उन सभी कामों को अब कंप्यूटर अकेले ही करने में सक्षम हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भी एक कंप्यूटर की सीमा या एक कमी के रूप में हम इस चीज को देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो चौथी, यहां लिख लेते हैं, इससे समय समय पर अपडेट
और अपग्रेड करना पड़ता है, एंड अपग्रेड, समय समय पर अपडेट और अपग्रेड करना होता है। और पांचवी जो है, वायरस का खतरा बना रहता है, वायरस का खतरा। तो ये हमारी सीमाएं हो गई या कमी हो गई हम कह सकते हैं कंप्यूटर की। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, हमने देख लिया था। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक कमी नहीं है, उसमें आपको 3 ये दे देगा और एक आपको विशेषता दे देगा, है ना। तो वो हम करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर के अनुप्रयोग यानी कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का हम प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी जाना था कि कंप्यूटर बहुउद्देशीय होता है, बहुउद्देशीय यानी कि अलग अलग फील्ड्स में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, है ना। और आपका हम वाणिज्य के क्षेत्र में, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, कॉमर्स के क्षेत्र में, जैसे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, शिक्षा एजुकेशन, स्वास्थ्य हेल्थ, रक्षा डिफेंस। अब हम इसे समझेंगे कैसे कंप्यूटर ने इन चीज़ों में प्रयोग और भी हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन इनमें हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्रांति कैसे लाई। हम सभी जानते हैं पहले हम सिर्फ घर पे ही पढ़ते थे, है ना, घर पे या ऑफलाइन ट्यूशन्स में पढ़ते थे, लेकिन आज हम ऑनलाइन हम आपसे जुड़े हैं या ऑनलाइन हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की बदौलत ही यह पॉसिबल हो पाया। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसने बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर का। इसके बाद हम देखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे, तो आपने देखा होगा कि हम कभी भी अगर ब्लड रिपोर्ट कराने जाते हैं या हम आपकी ईसीजी रिपोर्ट कराने जाते हैं या एक्सरे कराने, हम कोई भी रिपोर्ट कराने जाते हैं, तो वह सभी ही हमारी कंप्यूटर के थ्रू ही बनती हैं। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, मतलब अगर थोड़ी सी भी अगर कंप्यूटर गलती कर दे या कंप्यूटर ना हो और मनुष्य कोई गलती कर दे ईसीजी रिपोर्ट में या एक्सरे में किसी भी चीज़ में, तो आप समझिए छोटी सी गलती में ही सामने वाला तो गया, है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि सबसे बड़ा फायदा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमें कितना फायदा मिल रहा है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देता है कि हाँ आपका बीपी इतना है, या आपकी जो भी ईसीजी रिपोर्ट्स और ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं वह सभी कंप्यूटर के ही द्वारा बनती हैं। इसके बाद हम देखेंगे रक्षा के क्षेत्र में जितनी भी आपकी मिसाइल्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, ये आपकी कंप्यूटर से ही कंट्रोल की जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे वाणिज्य के क्षेत्र में। वाणिज्य के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि पहले मुनीम बैठा ले जाते थे अलग अलग, है ना, अलग अलग हम फर्रे इकट्ठे करते थे, इतने मतलब रजिस्टर पे रजिस्टर इकट्ठे हो जाते थे, खाता खतौनी वगैरह करते थे, लेकिन उन सब की जगह किसने ले ली, कंप्यूटर ने। कंप्यूटर अकेला 10 लोगों का काम करने लगा, अटेंडेंस वाला व्यक्ति अलग था, वो अलग अटेंडेंस लगाएगा, है ना, और आपका अकाउंटिंग करने वाला मुनीम अलग था, वह अलग करेगा, लेकिन अब कम जगह पे सब काम हमारे एक ही जगह पे होने लगा। तो ये हमारे यूजेस ऑफ कंप्यूटर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर के लाभ। थोड़ा हम स्पीड में आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास को। कंप्यूटर के लाभ, तो कंप्यूटर से हमें लाभ क्या हुए हैं। कंप्यूटर से जो सबसे पहला लाभ हुआ है वह हुआ है समय की बचत। समय की बचत। दूसरा जो लाभ है समय, सबसे पहला हमें लाभ है समय की बचत। दूसरा लाभ है हमारा कागज की बचत हुई है, क्योंकि कागज कम होंगे तो फिर वातावरण भी इससे प्रभावित होगा, है ना। तो ये हमारे कंप्यूटर के लाभ हो गए। अभी नहीं, समय की बचत, कागज की बचत और वातावरण। अब हम जानेंगे भारत में कंप्यूटर। तो यहां से हम अपनी क्लास को कल शुरू कर रहे होंगे एक बार, है ना। एक बार आप सभी बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
जो भी आज आप लोगों ने कमेंट करे और जो भी आप लोग कमेंट करेंगे वह सभी कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा और जो भी कमी है उसको दूर करके आपके पास कल से दोबारा स्टार्ट कर रहा होऊंगा, है ना। तो आप सब लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। और इसी के साथ इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।